नमस्ते। आइए तो आज हम यूपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरा नाम होता है। अगर अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम होता है संघ लोक सेवा आयोग। अब ये अस्तित्व में कैसे आया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या बनी हुई है, इसकी शक्तियाँ, कार्यकाल एवं आदि पदों के बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, स्टेट एग्जाम्स हो, पॉलिटिक्स, साइंस, जो भी एनीवन, सारे सब्जेक्टों की क्लासेज आने वाले समय में उपलब्ध होंगी। और हमारा यूट्यूब चैनल है और आरआरटी ऐप है, उसके ऑफिशियल चैनल से आप जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आने वाले अपडेट्स हैं वो कम फीडबैक फीड या कमेंट सेक्शंस के अंदर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपके जो डाउट होंगे उसका आप टेलीग्राम पे आपको डाउट सेशंस के लिए ओपन की जाएगी, तो आप वहाँ अपने डाउट सेशन पूछ सकते हैं। हम उसके बारे में आपको डिटेल से शेयर करेंगे। तो हम देर ना करते हुए क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और हम शुरू करते हैं। और प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहिए। साथ में अगर थोड़े दिन में हमारी टेक्निकल टीम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देगी, तो आपको आपको नोट डाउन करने की या आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रिंट आउट करा सकते हो और उसको हाईलाइटर के साथ में पढ़ सकते हो। आपकी सुविधा के लिए तो थोड़े दिन की जाएगी। तो हम देर ना करें, पहले संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। और हमारा क्रांति एजुकेशन जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करवाएंगे और दूसरे से जरूर ध्यान रखना इस बात का। चलो हम शुरू करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अब इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी देखे जाए तो 1 अक्टूबर 1926 को। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ये आजादी से पहले की बात कर रहे हैं हम। आजादी के बाद आजादी के बाद उसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। तो हम आजादी के बाद उसके आगे वर्णन करेंगे। 1 अक्टूबर 1926 की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? इरविन। उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसके जो उच्च सदन है, जैसे हमारी राज्यसभा होती है, उसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका वो सदस्य था। और वहाँ उस सदस्य था उस वक्त, मतलब आर्थिक आधार पर समझ सकते हो कॉर्पोरेट विभाग को दी जाती थी। आज भी वहाँ पर मतलब वंशानुगत तरीके से सदस्यता दी जाती है। तो उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल डॉक्टर इरविन था, डॉक्टर नहीं, लॉर्ड इरविन। और ये किस जो ये भारतीय संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, ये अस्तित्व में क्यों आया, इसकी वजह क्या थी? तो भारतीय प्रशासनिक सुधारों की जरूरत के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे प्रशासनिक कार्य दायित्व संभाल रही थी, उन्होंने प्रशासनिक दायित्वों को सुचारू रूप से और आधुनिक करने के उद्देश्य से 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी नींव रखी गई। 1922 के अंदर ली आयोग बना। और ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया। पहले जो संघ लोक सेवा यूपीएससी है
1919 जब 1926 के अंदर इसकी स्थापना की गई, तब इसका नाम था लोक सेवा आयोग। तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या आप फोटो खींच लीजिए जैसे ही हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके जनक की। तो इसका जनक है चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स जो लॉर्ड था, मतलब गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, उसके समय भारतीय जो प्रशासनिक सुधार थे वो काफी अच्छे तरीके से किए गए, और भारतीय जो स्टूडेंट्स थे उनको भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर अनुमति दी गई। वो उनकी एक नीति थी कि ताकि भारतीय विद्रोह ना करें और वो भारत को एक सुचारू रूप से शासन चला सके, काफी हद तक या काफी टाइम तक वो लूट मार कर सके, जो उन्होंने किया और आगे हम देख रहे हैं। तो उसका जनक था चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो बात करते हैं प्रथम जो परीक्षा भारत में आयोजित की गई थी, परीक्षा का आयोजन भारत में, तो वो की गई थी 1922 इलाहाबाद प्लस दिल्ली। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो भारतीय सिविल सेवा है उसकी प्रथम बार परीक्षा कब आयोजित की गई थी। ये छोटे एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में पूछा गया था। तो ये था 1922 इलाहाबाद, और दूसरा स्थान था दिल्ली आपके। और इसको परीक्षा को पास करने वाला प्रथम भारतीय, परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब की थी? 1863 के अंदर, 21 साल की उम्र के अंदर उन्होंने प्रथम बार इस परीक्षा को आयोजित की थी। प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा आईएएस बने थे इंडिया। प्रथम जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। और आपके जो डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस डाउट का हो सकेगा तो पूरे पूरे जवाब देने की कोशिश की जाएगी, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना टाइम पर। अब इसकी बात की जाती है कि 19 फिर 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जिसे बोल सकते हैं, अधिनियम में इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। ये लोक सेवा आयोग, इंपीरियल जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो भारत सरकार शासन अधिनियम था काफी हद तक भारतीय, मतलब भारत के लोगों को उसमें प्रवेश दिया गया था, भारतीय लोगों को, शासन हो या प्रशासन हो। तो उसी वक्त ये इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग किया गया था। सर्वप्रथम इसका नाम था लोक सेवा आयोग, बाद में ये शब्द इसके साथ जोड़ दिया गया था। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका नाम बदला गया था, और 1919 के अधिनियम में। तो ये हो गई इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। दूसरा टॉपिक हो गया संरचना। संरचना के अंदर देखे जाए तो इसका एक अध्यक्ष होता है, जैसे अध्यक्ष एक ही होता है, एक अध्यक्ष होता है, और दूसरा 11 अन्य सदस्य, 10 अन्य सदस्य, सॉरी 10, वर्तमान की बात कर रहा हूँ।
आजादी के समय के। वैसे तो संवैधानिक प्रावधानों के अंदर अध्यक्ष और सदस्य के बारे में कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, भारतीय राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया। लेकिन भारत संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम 1969 के तहत एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अध्यक्षता इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति और निष्कासन या त्याग पत्र वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिसका अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और निष्कासन उसका यह जो त्याग पत्र होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया। अगर जैसे अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अध्यक्ष को देगा। उसी प्रकार जो अन्य सदस्य है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। साथ में जो त्याग पत्र वगैरह अगर देना चाहे समय से पूर्व तो वो भी राष्ट्रपति को देंगे। तो दोनों की जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जो अपना त्याग पत्र अगर वो अपने पद से पहले देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को देंगे। अब इन कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल की बात करें वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। उनका 65 ईयर्स मान लो, 6 वर्ष। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पूरे, अगर वो 6 वर्ष कार्यकाल कर लिया वो अपने पद से हट जाएगा। अगर या 65 वर्ष की उसने आयु पूर्ण कर ली तो भी वो अपने पद से हट जाएगा। ये इसकी संरचना के बारे में बात हो गई। अब इनके अनुभव के बारे में बात करें। जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य तो होते हैं तो उनका जो अनुभव होता है, उनका अनुभव भारतीय जो संविधान है उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया या ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि आप किस व्यक्ति को अध्यक्ष चुन सकते हो। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाता है भारतीय जो संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम जो 1969 है, अधिनियम 1969, आप इसको नोट डाउन कर लेना। 1969 के जो अधिनियम है उसके तहत जो अनुभव है इनको 10 वर्ष कम से कम, और किस में होना चाहिए, या भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, मतलब भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी पद पर रहकर उसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भारत या राज्य सरकार, ये इसके अनुभव की बात की जाती है। अब बात की जाती है इनके कार्यों की, साथ में सीमाओं की, तो हम करते हैं उसके बाद। तीसरा आता है कार्य। तो कार्य के अंदर देखा जाए तो इसके मुख्य कार्य होता है जो भारत की जो टॉप क्लास की जो वैकेंसीज होती है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, जितनी भी वैकेंसीज होती है उनकी भर्ती कराने का काम जो करता है तो यूपीएस संघ लोक सेवा आयोग। जैसे हुआ परीक्षाओं का आयोजन, मुख्य कार्य। परीक्षा कौन कौन से आ गए जिसमें, सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें आपका आईएएस जो आप समझ रहे हो, एनडीए या एनए, नेशनल डिफेंस अकेडमी या नेशनल अकेडमी जिसको बोल सकते हो, सीएमएस, कमांड मेडिकल सर्विसेज, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईएसएस, इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज आदि, जिसमें सीएपीएफ ये सब भर्ती जो कराता है वो यूपीएससी कराता है। दूसरा इसका कार्य है संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन।
दो या दो से अधिक राज्य। अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा तो मेरी भाषा पे आप ध्यान रखना, या आप पीछे करके आप उसको देख सकते हैं स्लो मोशन में, जैसे भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो संयुक्त वर्ग परीक्षाओं का आयोजन भी यूपीएससी करवाता है। और तीसरा आता है परामर्श का काम। परामर्श का मतलब जैसे राज्य लोक सेवा आयोग हुई या संयुक्त यूनिवर्सिटी बोर्ड हुए, अगर वो संघ लोक सेवा आयोग से अगर परामर्श लेना चाहते हैं किसी भी विषय या किसी भी भर्ती परीक्षा के आयोजन से संबंधित, तो परामर्श का दायित्व संघ लोक सेवा आयोग के पास है। और ये कब दे सकता है? जब भारत का राष्ट्रपति लिखित अनुमति देगा, मौखिक नहीं, लिखित। अगर भारत का राष्ट्रपति अगर अनुमति दे दे कि आप राज्य लोक सेवा आयोगों को आप अनुमति परामर्श दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संघ लोक सेवा आयोग उनको विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बारे में परामर्श दे सकते, ये इसके मुख्य कार्य हो गए। अब इसकी बात करते हैं जो सदस्य तय होते हैं उनकी। वो अधिनियम लिख लिया था ना, अधिनियम का नाम है संघ लोक सेवा आयोग, इस कोष्टक में सदस्य अधिनियम 1969। अब तीसरा चौथा बात करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, संरचना हो गई, कार्य हो गए। अब आता है इसके सीमाओं के बारे में। सीमाएं मान लो या रोक, एक तरीके से रोक भी मान सकते हो आप। जैसे संविधान में रोक शब्द का उपयोग किया गया, सीमाओं का ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। तो सीमाओं के अंदर जैसे मानो सीमाओं में है कि जो सदस्य है उनको किन कार्यों के लिए रोका गया है कि आप ऐसे कार्य नहीं कर सकते। तो पहला है कि आप पद समाप्ति के बाद अन्य नौकरी पर रोक, अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो भारत सरकार के किसी भी पद लोक सेवा आयोगों को छोड़कर राज्य लोक सेवा आयोग उनके अध्यक्ष पद पर वो नियुक्त हो सकते हैं। उनके अलावा वो किसी भी नौकरी या नियोजन के पात्र नहीं है। ये इन पे ओब्लिगेशन से रोक लगाई गई है, स्टॉप। दूसरा, आरक्षण जो संबंधी मुद्दे हैं, अनुसूचित SC ST उन पर ये परामर्श नहीं दे सकते। वो काम सरकार का होता है, वो इनका नहीं होता। आरक्षण संबंधी इनको बस दिया जाता है, आपको 27% लागू करना है तो लागू करना है, 12% लागू करना है तो लागू करना है, 7% लागू करना है तो लागू करना है। ये आरक्षण संबंधी मुद्दों पर कोई डिस्कस नहीं कर सकते या उन पर कोई परामर्श नहीं दे सकते किसी भी को। ये इनके ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब जो रोक लगाई, सॉरी, जो भी समाप्त इनके पद पर, मुझे इंग्लिश कम आता था बताना था, इनकी सीमाएं हैं। अब आता है चौथा टॉपिक आता है इसका, पांचवा, आजादी के बाद। आजादी के बाद की बात करें तो जो इसका संघ लोक सेवा आयोग है उसको 26 अक्टूबर 1950 को जो संघीय लोक सेवा आयोग था उसका नाम बदलकर यूपीएससी किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया। 26 अक्टूबर 1950, उससे पहले क्या था? संघीय लोक सेवा आयोग। और जब स्टार्टिंग में उसकी नींव रखी गई थी तब था उसका लोक सेवा आयोग।
तो वर्तमान में जब ये प्रासंगिक जो वर्तमान में जो इसका संवैधानिक प्रावधानों के तहत जब इसको गठित किया गया तो 26 अक्टूबर 1900 और एक है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक में इसका प्रावधान है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। अब आप पूछ रहे हो संवैधानिक निकाय होती क्या है, तो संवैधानिक निकाय वह निकाय होती है जिनका संविधान खुद रक्षक है या उनकी खुद व्याख्या करता है। संवैधानिक निकाय वैधानिक नहीं है जो किसी कानून या विधि द्वारा निर्मित की गई वैधानिक निकाय कहा जाता है। गैर वैधानिक निकाय जो स्वेच्छा से है, जिनका सरकार के पास बायोडाटा होता है, ऐसा की कोई बात नहीं है। ये 26 आप अपना ज्ञान मत लगाए, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए आप। 26 अक्टूबर 1950 को इसका नाम बदलकर यूपीएससी किया गया। इसको पास करने वाला, आजादी के बाद पास करने वाला प्रथम व्यक्ति जो सिविल सेवा परीक्षा है, व्यक्ति कौन था, वो है सिकंदर भक्त। और महिला कौन है जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको पास करने वाली प्रथम महिला, वो है अन्ना राजम मल्होत्रा। वो कब की गई, पास की उन्होंने 51 में। ये प्रथम महिला है जो यूपीएससी के एग्जाम फाइट किया, अन्ना राजम मल्होत्रा 1951 में। और प्रथम व्यक्ति था सिकंदर भक्त। अब इसका जो अध्यक्ष था, जब ये 1926 में बनी थी, अक्टूबर 1926, तब इसका प्रथम जो अध्यक्ष था ब्रिटिश जो जिसको बोल सकते हैं, वो था सर रॉस बारकर। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो सर रॉस बारकर था 1920 में। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष वो था एच के। फुल फॉर्म आप गूगल पे ढूंढ लेंगे तो भी मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली। और जो वर्तमान जो इसका अध्यक्ष है, वर्तमान जो इसका अध्यक्ष है वो डॉक्टर अजय कुमार है, जिनका कार्यकाल 14 मई 2025 को स्टार्ट हुआ था। अगर सामान्य परिस्थिति रहती है तो ये 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 6 वर्ष पे। और अगर मध्य में इनको हटाया जाता है या जो भी, तो ये आप एक नोट डाउन कर लीजिए। 20 अक्टूबर 1950 का संघीय लोक सेवा आयोग नाम यूपीएससी किया गया और इसको प्रथम पास करने वाले सिकंदर भक्त था। और महिला अन्ना राजा मल्होत्रा थी जो 1951 में फर्स्ट बार पास की थी। और ब्रिटिश जो अध्यक्ष था प्रथम जो संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था, लोक सेवा आयोग 1926 में, तब इसका सर रॉस बारकर था। कोष्टक में लिख देता हूँ अगर आप भूल जाए तो 1926 याद रखना आप। और ये प्रथम आजादी के बाद है। अच्छे अच्छे राइटिंग में इनको नोट डाउन करना अच्छे से। और आप चाहे कम स्पीड में देख सकते हैं, अगर मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो तो आराम से। और जिसको वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार है, जिसका कार्यकाल 14 मई 2025 को स्टार्ट हुआ था। ये आती है इसकी आजादी के बाद की जो इनके अध्यक्ष कार्यकाल को सब कुछ। तो अब बात करते हैं इसके कार्यवाहक अध्यक्ष की। अब आप सोच रहे हो कार्यवाहक अध्यक्ष क्या होता है, आप सीधी सी भाषा में समझो तो कार्यवाहक अध्यक्ष जो होता है वो होता है, मतलब जैसे अगर कोई पद पर व्यक्ति है, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई है, ये किसी कारणवश उसको पद से हटा दिया गया है, जब पद खाली हो जाता है ना, तब शेष कार्यकाल के लिए जो व्यक्ति के लिए जो जिस व्यक्ति को लिए बिठाया जाता है, जिस व्यक्ति को उस पद पर बिठाया जाता है उसको कार्यवाहक अध्यक्ष बोला जाता है। जो कार्यवाहक अध्यक्ष है की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किन परिस्थितियों में करता है। जो परिस्थितियां हैं, मुख्य परिस्थितियां ये देखो, उनकी परिस्थितियां है
अध्यक्ष का पद खाली हो। और दूसरा, एक दूसरे अध्यक्ष का पद खाली हो, तब कार्यवाही जो अध्यक्ष उसकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरा दूसरा बोले तो, और 1 मिनट, अनुपस्थित, काफी टाइम से अनुपस्थित रहो, निजी कारणों से, किसी भी कारणों से अगर वो अनुपस्थित है लंबे समय से, तब कार्यवाही उसको हटाकर कार्यवाही जो अध्यक्ष उसकी नियुक्ति की जा सकती है। अब जिसकी निष्कासन है, अब उस निष्कासन के बारे में हम बात करेंगे। निलंबन जो बोल सकते हैं सदस्यों का निलंबन किन आधार पर किया जाता है, तो वो आधार निम्न है। निष्कासन, आप मेरे राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, राइटिंग ऐसी है थोड़ी, आप अपनी राइटिंग पे ध्यान दीजिए, वो काम आएगी यूपीएससी के अंदर। आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात कीजिए, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो निष्कासन किन आधारों पर किया जाता है, अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। तो निष्कासन कुछ आधार है, जैसे देखा जाए तो निष्कासन का एक आधार है कि दिवालिया हो गए हो, मानसिक रूप से पागल हो गया हो, असक्षमता, अगर उसमें किसी प्रकार डिसेबिलिटी हो गई जिससे वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। या फिर बोल सकते हैं तो किसी दूसरे नौकरी के पद को धारण कर ले, कॉरपोरेट निगम के अंदर अगर वहां से सैलरी ले लेता है वो, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ये इसके कुछ टॉपिक है, जैसे पहला है कदाचार, असक्षमता, तीसरा दिवालिया हो गया, यह चौथा है नियोजन या नौकरी, किसमें, निगम, जिसको हम कॉरपोरेट बोल सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स जो हम बोल सकते हैं। अगर वहां से अगर वो सैलरी ले लेता है तो उसको इन आधार को हटाया जा सकता है। वैसे मुख्यतः ये आधार है। ये हो गया आपको यूपीएससी के बारे में। और आपकी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएंगी, तो 1 मिनट मैं देख के बताता हूँ मेरा शेड्यूल क्या क्या है। आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी संसद के बाद। आपका जो मेन सिलेबस है यूपीएससी का, उस अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। ये हमारा काम था कि आपको यूपीएससी में यूपीएससी है क्या उसके बारे में बता दें। जो आप यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी तैयारी, जो यूपीएससी तैयार नहीं करते आप, सीएससी, एनडीए या एनए इत्यादि करते हो, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, ध्यान रखिए। तो आप कोई पूछे तो ये बताना सीएससी और एनडीए। अब रही बात है हमारा नेक्स्ट जो वीडियो की है, नेक्स्ट वीडियो आपको संसद पे आएगी। संसद पे हम कुछ शॉर्ट वीडियो, मतलब कुछ 1-1 घंटे या 2-2 घंटे की हम क्लासेस लेंगे, जैसे कितने भी समय में खत्म होते हैं वो हम, लेकिन ज़्यादा होगा कि हम जल्दी से जल्दी खत्म करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो कल डलेगी। हर डे आपको नए टॉपिक्स और नए वीडियोज आएंगी, हर विषय के आएंगे आपको, यूपीएससी के जितने सिलेबस हैं टोटल सब्जेक्ट्स के आएंगे। और रही आपकी मतलब सी सेट प्रोग्राम की, तो सी सेट प्रोग्राम की यार हो सके तो मैं लूंगा, या फिर हो सके तो किसी और टीचर को आपको जरूर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो आप निश्चित कीजिए। और आपको पूरी यूपीएससी का जितना भी सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जो यूट्यूब हमारा चैनल है क्रांति एजुकेशन.इन आप उसको फॉलो करके बेल आइकन को दबा ऑल वीडियोस को नोटिफाई कर लेना, ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। और हम कुछ प्रोग्राम्स चलाते रहेंगे, जैसे आपको मैं बता दूं एक बार, जैसे हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, तो हम आपको एक बार थोड़ा बता देते हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए रुक जाओगे तो आप इसके बारे में जान जाओगे। तो हमारे जैसे हम सब्जेक्ट
आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चालू की जाएगी, जैसे आज पॉलिटिकल गवर्नेंस की स्टार्ट की गई है, आईआर की स्टार्ट की जाएगी थोड़े दिन में, और इकोनॉमिक्स की स्टार्ट की जाएगी। अब दूसरा आपको डेली करंट अफेयर, जो आपके यूपीएससी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगी, एसएससी वगैरह की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको, एनडीए सीडीएस जो भी है आप उनकी करंट अफेयर्स आपको डेली अपडेट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगी, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, इस बारे में मिले थे तो देखा जाएगा। और पढ़ाने की बात करें तो पढ़ाया हुआ टेंशन बताऊंगा नहीं इन चीज़ों के बारे में। और करंट अफेयर के अलावा हम एक एक नया स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं, वैसे अदर कोचिंग चलाती है नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। एक प्रोग्राम है डे डे के नाम से हम चलाएंगे, मतलब डे स्पेशल, सॉरी डे स्पेशल के नाम से प्रोग्राम चलेगा। मतलब डे स्पेशल में क्या होगा भाई, आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे आज 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर 2025 है, तो आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे आज वायुसेना दिवस है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको हेल्प करेगी एग्जाम्स में, शॉर्ट नोट्स बनाने में काम आएंगे, और जितना भी हो सके आपको हर डे का पता रहेगा, तो आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के शॉर्ट होते हैं उनको आप सोल्व कर पाओगे। तो जैसे आज वायुसेना दिवस है, जैसे 8 अक्टूबर 1932 को स्टार्ट की गई थी वायुसेना, जो आईएफ इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं। वैसे आज शिकागो के अंदर 8 अक्टूबर 1871 के अंदर, 8 अक्टूबर 1871 के अंदर शिकागो फायर एक्सीडेंट हुआ, मतलब इंसिडेंट मान सकते हो, घटना। इसमें अंदर काफी लोग मारे गए थे, 90,000 की समथिंग घर जल गए थे, लोग बेघर हो गए थे, 17,500 की समथिंग इमारतें ध्वस्त हो गई थी, वही खलिहान में खेत में आग लगने की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये हम डे स्पेशल प्रोग्राम में चलाएंगे। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल एक प्रोग्राम और चलाएंगे, जैसे एग्जाम्स कंप्लीट आएंगी, पास में आएंगी, यूपीएससी के एग्जाम्स हुए, सीडीएस हुई, एनडीए वगैरह, तो हम पास में आपको विशेष प्रोग्राम जैसे डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, आप हमें क्वेश्चन यूट्यूब पे हमारे जो वीडियोस हैं उन पे आप जितने क्वेश्चंस भेज रखे होंगे उन सब का आपको जवाब दिया जाएगा। तो डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस में आपको हर प्रकार के किसी भी व्यक्ति का जो भी डाउट होगा यहाँ जवाब देंगे। और दूसरा, डाउट सॉल्विंग के साथ में हम जो मुख्य परीक्षाओं में पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं, कहाँ से क्या पूछा गया, पैटर्न क्या रहता है, उस सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे, पैटर्न के बारे में भी इसमें बात करेंगे। और जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रांतीय एजुकेशन के नाम पर, तो आप वहाँ जरूर जाके, हम लिंक वगैरह जो आपको यूट्यूब के चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। मराठा ऐप का ऑफिशियल चैनल है प्रांतीय एजुकेशन के नाम पर, तो वहाँ पर आप जरूर देख ट्रांसलेशन 2 3, तो वहाँ पर भी इसको जरूर देख सकते हो। तो ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम चला रहे हैं। कल हमारा टॉपिक रहेगा संसद, आप एक बार जरूर उसके बारे में पढ़ के आना, ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे पूछेंगे तो मैं उन्हें और बेहतर तरीके से जवाब दूंगा। और पिछले सालों क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए, वो हम हर टॉपिक्स में धीरे धीरे बात करते जाएंगे। जैसे संसद पढ़ाएंगे तो संसद के लास्ट क्लास होगी, उसमें क्लास के साथ में हम आपको पीटी और मेंस दोनों में अगर जो क्वेश्चन आए उनके बारे में बात करें, और भविष्य में कौन से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, और आपके जो डाउट रहेंगे उनका जरूर जवाब दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, या अगर टाइम रहेगा तो उसी वीडियो में दिया जाएगा जरूर। आप डेफिनेटली, तो आप टेलीग्राम पर जरूर क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको मुफ्त में सुविधा दी जाएगी। और आपकी जो प्रिंट, आपको जो नोट्स वगैरह की बात है वो आपको जरूर मिल जाएगा, टेंशन मत कीजिए उस चीज़ की। तो ये सब हमारा रहेगा। जय हिंद दोस्तों, और अपने दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब कराना। धन्यवाद।